पुराने जमाने की बात है। एक दूर उफ्तादा बस्ती में 3 दोस्त रहते थे। उनका नाम रहमत, सलीम और अकरम था। ये तीनों बचपन से एक साथ खेलते, पढ़ते और जवान हुए। मगर उनकी तबीयतों में एक चीज सबसे नुमायां थी, लालच। लालच उनके खून में शामिल था। अगर किसी के हाथ में एक सेब आता तो वो दूसरे का भी छीनने की कोशिश करते। अगर किसी को छोटा सा फायदा मिलता तो बाकी दोनों हसद में जलते। लोग कहते थे, ये तीनों एक साथ रहते जरूर हैं मगर उनके दिल में दोस्ती से ज्यादा खुद गर्जी है। वक्त गुजरता गया, ये तीनों बड़े हो गए मगर किस्मत ने उन पर ज्यादा मेहरबानी न की। दिन भर छोटे मोटे काम करते मगर दिल मुतमईन न होता। वो हमेशा सोचते कि कोई ऐसा मौका हाथ आए जिससे फौरन अमीर बन जाएं और दुनिया के सारे मजे लूट सकें। एक दिन वो तीनों जंगल के किनारे बैठे बातें कर रहे थे। रहमत बोला, सारी जिंदगी उन्हीं छोटे मोटे कामों में गुजार देना कोई अक्लमंदी नहीं। भाइयों, हमें कोई बड़ा काम करना होगा, ऐसा काम जिससे हम सब की किस्मत बदल जाए। सलीम ने आंखों में लालच की चमक ली। मैंने सुना है कि जंगल के इस पार एक पुराना रास्ता है जहां अक्सर ताजिर अपना सामान लेकर गुजरते हैं। ये कहा, अगर हम में हिम्मत हो तो वहां से अच्छा खासा माल हाथ लग सकता है। अकरम, जो हमेशा मौका परस्त था, बोला, ये तो कमाल का ख्याल है। सोचो, अगर हमें सोने के सके अकीमती जेवरात मिल गए तो हमारी जिंदगी सांवर जाएगी। ये सुनकर तीनों के दिल में दौलत की आग और भड़क उठी। उन्होंने तय किया कि अगली सुबह ही जंगल का रुख करेंगे ताकि अपनी किस्मत आजमा सके। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही तीनों दोस्त अलिफाटे खड़े हुए। वो अपनी मामूली रोटियां और पानी की मशकीज़ें लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े। फिजा में अजीब सी खामोशी थी, सिर्फ परिंदों की आवाजें सुनाई देती थीं। रास्ता तवील और कठिन था, कभी झाड़ियां उनका रास्ता रोक लेती, कभी कांटे उनके पैरों में चुभते, मगर उनके दिल में जो लालच की आग जल रही थी वो तमाम थकन को भुला देती थी। सलीम बार बार कहता, भाइयों, बस हिम्मत रखो, मुझे यकीन है आज किस्मत हम पर जरूर मेहरबान होगी। दोपहर के करीब वो जंगल के इस हिस्से में पहुंचे जहां घना साया था और पुराने दरख्तों की जड़ों में अंधेरा सा छाया रहता था। अचानक अकरम की नजर एक बड़े पीपल के दरख्त के नीचे पड़ी। वहां मिट्टी का कुछ हिस्सा केदी हुआ था और ऊपर से किसी पुराने कपड़े का कोना झांक रहा था। अकरम ने जोश से कहा, देखो, कुछ तो है यहां दफन। तीनों ने मिलकर खुदाई शुरू की। चंद ही लम्हों बाद एक भारी थैली उनके हाथ आ गई। थैली खोलकर देखा तो उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। अंदर सोने के सके थे जो सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। रहमत ने कांपती आवाज में कहा, अल्लाह की कसम, ये तो सोना है, इतना सोना कि हमारी आने वाली नस्लें भी ऐश करेंगी। सलीम खुशी से पागल सा हो गया। वो बार बार सके अपने हाथों में लेकर देखता और कहता, अब हमारी गुर्बत खत्म हो गई, अब हम बादशाहों की तरह रहेंगे। मगर वहीं से उनकी आजमाइश शुरू हो गई। थैली को देखकर तीनों के दिलों में ये ख्याल आने लगा कि अगर ये सोना सिर्फ मेरे पास हो तो बाकी दोनों की जरूरत ही क्या है। अकरम ने बात संभालते हुए कहा, भाइयों, ये सोना हमें मिलकर बांटना होगा, मगर पहले हमें यह तय करना होगा कि उसे शहर कैसे ले जाया जाए। अगर लोगों को खबर हो गई तो ये सोना छन भी सकता है। रहमत ने कहा, ठीक कहते हो, हमें होशियारी से काम लेना होगा। चलो, पहले हम सब आराम करते हैं, फिर तय करेंगे कि क्या करना है। वो दरख्त के नीचे बैठ गए, मगर उनके दिलों में दोस्ती के बजाय लालच का बीज जड़ पकड़ने लगा। सोना उनके लिए खुशी का खजाना नहीं बल्कि फितना और आजमाइश बनने वाला था।
तीनों दोस्त बड़े पीपल के दरख्त के नीचे बैठे थे। सामने सोने के सके भरी थैली रखी थी जो सूरज की रोशनी में चमक रही थी। बज़ाहिर वो सब खुश नजर आ रहे थे, मगर अंदर ही अंदर हर एक के दिल में ये ख्वाहिश जन्म ले रही थी कि काश ये सोना सिर्फ मेरे पास होता। रहमत सोच रहा था, मैं सबसे बड़ा हूं, ये सोना मेरा हक है। सलीम और अकरम तो बगैर मेरी अक्ल के यहां तक पहुंच ही ना पाते। दूसरी तरफ सलीम के दिल में यह ख्याल पिल रहा था, अगर ये सब सोना मुझे मिल जाए तो मैं बस्ती का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं, फिर किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहेगी। अकरम जो मौके परस्त और चालाक था, वो भी अपने दिल में सोच रहा था, ये दोनों सादा हैं, अगर मैं मौका देखकर उन्हें हटा दूं तो सोना अकेला मेरा हो सकता है। बाहर से वो सब हंस कर बातें करते, मगर आंखों की गहराई में एक दूसरे पर एतबार खत्म होता जा रहा था। रहमत ने कहा, भाइयों, सबसे पहले हमें यह सोचना होगा कि इस सोने को शहर तक कैसे ले जाएं। अगर किसी ने देख लिया तो लुटेरों से जान भी जा सकती है। अकरम ने कहा, सही कहते हो, मेरा ख्याल है कि हम में से एक को खाने पीने का सामान लेने के लिए करीबी गांव जाना चाहिए, बाकी दोनों यहां सोना संभालेंगे। ये सुनकर सलीम ने फौरन कहा, ठीक है, मैं गांव जाता हूं, वैसे भी तुम दोनों से ज्यादा तेज चल सकता हूं। रहमत और अकरम ने बज़ाहिर इत्तेफाक कर लिया, मगर अंदर ही अंदर दोनों के दिल में अलग अलग मंसूबे बनने लगे। सलीम जब जंगल के रास्ते पर अकेला निकल पड़ा तो वो भी सोचने लगा, अगर मैं जहर मिले खाने ले आऊं और दोनों को खुला दूं तो ये सोना मेरा हो सकता है। उधर रहमत और अकरम दरख्त के नीचे बैठे थे। रहमत ने धीरे से कहा, अकरम, मुझे लगता है कि सलीम हमें धोखा दे सकता है। बेहतर है जब वो वापस आए तो हम दोनों मिलकर उसे खत्म कर दें। अकरम ने मक्कारी से मुस्करा कर कहा, बिल्कुल, मैं भी यही सोच रहा था। सोना बांटने के बजाय क्यों ना उसे अपना बना ले। यूं लालच ने तीनों की अक्ल पर पर्दा डाल दिया। वो दोस्त जो बचपन से एक दूसरे के साथ थे, अब एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। सलीम अकेला जंगल के रास्ते पर चलता हुआ करीबी गांव जा पहुंचा। रास्ते भर वो यही सोचता रहा कि किस तरह अपने दोनों साथियों को खत्म करके सोना अपने कब्जे में ले सकता है। गांव के बाजार में उसने कुछ खाने पीने की चीजें खरीदें, रोटियां, गोश्त और शरबत। मगर फिर उसकी नजर एक हकीम की दुकान पर जा पड़ी जहां जहरीली जड़ी बूटियां भी बेची जा रही थीं। सलीम ने दिल में सोचा, यही मौका है, अगर मैं खाने में जहर मिला दूं तो रहमत और अकरम दोनों खत्म हो जाएंगे, फिर सोना अकेला मेरा होगा। वो चुपके से जहरीला पाउडर खरीद लाया और खाने की रोटियों पर छिड़क दिया। साथ ही कुछ साफ रोटियां अपने लिए अलग रख लें ताकि खुद महफूज रह सके। इसके चेहरे पर मक्कारी और शैतानी मुस्कुराहट थी। इधर जंगल में रहमत और अकरम सोने की थैली के पास बैठे अपनी ही साजिश बना रहे थे। रहमत बोला, अकरम, देखना, जैसे ही सलीम वापस आएगा और खाने के बाद सोने के करीब बैठेगा, हम दोनों उसे खत्म कर देंगे। अकरम ने मक्काराना अंदाज में जवाब दिया, बिल्कुल भाई, एक को खत्म करना आसान है, फिर हम दोनों सोना बराबर बांट लेंगे। दोनों ने अपने खंजर तेज किए और सलीम के इंतजार में बैठ गए। शाम के वक्त सलीम खुशी खुशी खाना लेकर लौट आया। वो अंदर ही अंदर जानता था कि कुछ देर बाद उसके साथी उसके हाथ का जहर आलूद खाना खाकर मर जाएंगे
اور وہ فاتح کی طرح اکیلا بچے گا۔ سلیم نے مسکرا کر کہا، دوستو، دیکھو میں تمہارے لیے کتنا اچھا کھانا لے کر آیا ہوں۔ آج ہم مزے سے کھائیں گے اور کل سونا شہر لے جائیں گے۔ رحمت اور اکرم نے ایک دوسرے کو خفیہ اشارہ کیا۔ جیسے ہی سلیم آگے بڑھا، دونوں نے اچانک اس پر حملہ کر دیا۔ سلیم سنبھل بھی نہ سکا اور ان کے وار سے وہیں زمین پر گر گیا، جان دے بیٹھا۔ رحمت نے زور سے کہا، چلو، یہ ایک بوجھ تو کم ہوا، اب یہ سونا صرف ہمارا ہے۔ اکرم ہنسا اور بولا، بالکل، اب ہم دونوں بھائیوں کی طرح اسے بانٹ لیں گے۔ انہوں نے لاش کو درخت کے ایک کونے میں گھسیٹ دیا اور پھر بھوک سے بے قرار ہو کر کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ وہ کھانا سلیم نے خود اپنے ہاتھوں سے زہر آلود کیا تھا۔ چند ہی لمحوں میں دونوں کے چہرے پیلے پڑنے لگے، سانس رکنے لگی اور زمین پر تڑپتے ہوئے وہ بھی مر گئے۔ یوں جنگل کی تاریکی میں سونے کی تھیلی اکیلی رہ گئی اور تینوں رات کے سناٹے میں جنگل خاموش تھا۔ صرف جھینگر کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ بڑے پیپل کے درخت کے نیچے 3 لاشیں پڑی تھیں، رحمت، سلیم اور اکرم، وہ 3 دوست جو بچپن سے ساتھ تھے، اب اپنی ہی لالچ کی بھین چڑھ چکے تھے۔ ان کے پاس سونے کی وہ تھیلی رکھی تھی جو اب کسی کے کام آنے والی نہ تھی۔ اگلی صبح گاؤں کے کچھ لکڑہارے جنگل میں آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ پیپل کے درخت کے نیچے 3 مرد مردہ حالت میں پڑے ہیں اور ان کے ساتھ سونے کی تھیلی رکھی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ خوف زدہ بھی ہوئے اور حیران بھی۔ گاؤں میں خبر پھیل گئی۔ لوگ جوک در جوک وہاں پہنچنے لگے۔ کچھ نے کہا، یہی وہ 3 دوست ہیں جو ہمیشہ لالچ اور خود غرضی میں مشہور تھے۔ کسی نے افسوس سے کہا، دولت نے ان کی دوستی کو زہر آلود کر دیا۔ آخر کار گاؤں کے بزرگ آگے بڑھے۔ انہوں نے لاشوں کو دفن کرایا اور سونے کی تھیلی کو مسجد کے امام کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اسے نیکی کے کاموں میں استعمال کرے۔ امام صاحب نے گاؤں والوں کو جمع کیا اور کہا، دیکھو، یہ ہے لالچ کا انجام۔ جس چیز کو انسان اپنی خوشیوں کا سہارا سمجھتا ہے، وہی اس کی بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔ اگر یہ تینوں سونا بانٹ کر امانت داری سے استعمال کرتے تو خوشحال زندگی گزار سکتے تھے، مگر لالچ نے انہیں اندھا کر دیا اور وہ اپنے ہی جال میں پھنس گئے۔ گاؤں کے لوگ عبرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اس دن کے بعد اکثر لوگ کہا کرتے تھے، لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور آخرکار اسے ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ سبق: یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ لالچ دوستی اور رشتوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ حرص کبھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ انسان کو مزید بے چین کرتی ہے۔ جو رزق نصیب میں ہو وہی سکون دیتا ہے، حرام اور دھوکے کا مال بربادی لاتا ہے۔ دولت اصل خوشی نہیں، بلکہ امانت داری، محبت اور قناعت ہی اصل دولت ہے۔ یوں وہ 3 لالچی دوست اور سونے کی تھیلی کی کہانی مکمل ہوئی۔